बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वहाँ ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें इसराइल के हवाले से और ईरान के हवाले से। रात भर भी जो है ना हमले चलते रहे दोनों ममालिक के ऊपर। रात ईरान ने इसराइल के ऊपर फिर हमला किया है, जिसमें जो हाइफा में जो मौजूद ऑयल रिफाइनरी है ना, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है और वहाँ पर प्रॉपर जो काम वगैरह हैं वो सारे के सारे रुक गए हैं ताकि ऑयल जो है वो वहाँ से आगे कहीं मज़ीद सप्लाई ना हो सके। तो ये एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है ईरान, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो इसराइल ने कदम उठाया है, ठीक है, जिस तरीके से। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी कि इसराइल जो ना रोना शुरू जाते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह से कर रहा है ईरान, हमारे पर हमले कर रहा है। पिछले 20 महीनों से जो इसराइल ने रज़ा के बच्चों के साथ, ठीक है, गज़ा के बच्चों के साथ जो जिस तरीके की तबाही मचाई हुई है, जिस तरीके से उनको एक टारगेट किया हुआ है, हज़ारों की तादाद में बच्चे, जिनमें 2-2, 3-3 माह के बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। तो उस वक्त दुनिया खामोश रही, दुनिया को दिखाई नहीं दिया। अब ईरान ने भी जब आगे से जवाब दिया है, ठीक है, कि जो गज़ा की बमबारी के ऊपर जो बाकी ममालिक जो है वो खामोश थे, तो अब क्यों बोल पड़ रहे हैं? अब सही है ना, ईरान जवाब तो दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मैं ईरान के साथ हूँ, हम सारे ईरान के साथ हैं, हम जितनी पाकिस्तानी कौम है हम सारे के सारे ईरान के साथ हैं और हमारी दुआएं भी ईरान के साथ हैं। दुआ में बड़ा असर होता है, आपको पता है। अच्छा, ये जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने भी बीच में एंट्री मार दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है ना ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। हाय हाय। और उन्होंने ईरानी शहरी जो हैं उनको ये कहा है कि वो तेहरान को खाली कर दें, वरना हम जो है सब कुछ तबाह कर देंगे। बड़ी गलत सिचुएशन बनती जा रही है। ये दोनों ममालिक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। जंग तो हो रही है और आगे अब कितने महीने चलती है, कितने हफ्ते चलती है, ठीक है, नो आइडिया। मगर ईरान को सपोर्ट करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा इस्लामी दोस्त मुल्क है, और दूसरा हम इसराइल को यहाँ तक पहुँचने नहीं दे सकते हमारे रीजन में। आपको समझ आ रही है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने वो बड़ी अच्छी बात की थी कि सारे मुसलमान ममालिक जो है ना उनको मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, वरना तो सबकी एक एक के बाद गिन गिन के चुन चुन के अपनी अपनी बारी आएगी। आज ईरान है, उसके बाद फिर देखें दूसरी कौन सी ममालिक कंट्री होती है। ये जो बनमाश जो गुंडा बना के इसराइल को बिठाया हुआ है ना हमने, तो ये गुंडागर्दी हमने ख़ुद ख़त्म करनी पड़ेगी। और ईरान बड़ा ज़बरदस्त काम, बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने में। तो हम सारे मुसलमान ममालिक जो हैं हमें साथ देना चाहिए ईरान का, हम उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसराइल का एक और F-35 जो तैयारा है ना, वो मार गिराने का दावा किया ईरान ने। पहले एक दूसरा तैयारा गिराने का जो था दावा था, अभी ये दूसरा तो है वो किया। पहले भी जो है ना 2 तैयारे तबाह हो चुके हैं जो कि ईरान ने इजराइल के किए हैं, तो अब ये वाला भी एक दावा किया है। अब देखते हैं सिचुएशन जो भी है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमारी दुआएं भी ईरान के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ईरान जंग जीतेगा। अब अगली ख़बर हम आपको सुनाते हैं नाज़रीन, ठीक है। एक ज़बरदस्त आवाज़ तो आपने सुनी होगी कि देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम। आज हम उनको बहुत मिस करें। 5 बरस हो गए तारिक अज़ीज़ साहब को हमसे बिछड़े, इस दुनिया से रुखसत हुए। बड़े ज़बरदस्त एक अदाकार थे, शायर थे, सियासतदान थे, और क्या ज़बरदस्त एंकर, क्या शो किया करते थे। आज तक की हिस्ट्री में तारिक अज़ीज़ शो के नाम से जो उनका शो था, उन जैसा उस लेवल का शो कोई नहीं आ सका। उसके बाद आमिर लियाकत साहब ने बड़ा अच्छा काम
दिखाया। और मैं हमेशा एक बात देखती थी कि आमिर लियाकत साहब भी ना हमेशा उनकी लाइनों को कोट करते थे, उनके स्लोगन्स को कोट करते थे, उनके स्टाइल को कॉपी करते थे और कहते भी होते थे कि उनसे बड़ा जो एंकर है ना मैंने देखा है ना पर्सनालिटी, तो उनको भी कॉपी करते। और आज तक की हिस्ट्री में जितने भी एंकर्स आए हैं वो तारिक अज़ीज़ साहब को ही कॉपी करते हैं। मैं खुद तारिक अज़ीज़ साहब का शो देख के बड़ी हुई हूँ और आज तक मुझे लगता है वो वाटर कूलर आपका हुआ मुझे मिला कोई नहीं है, मगर मैंने अपनी तरफ से वो वाटर, अच्छा हर घर का फ़र्द जो घर में बैठा होता था उसको वाटर कूलर मिल जाता था। यकीन करें हर नया शादीशुदा जोड़ा जब तारिक अज़ीज़ साहब के शो पे जाता था तो पता चलता था कि भाई इनके घर में शादी हुई है, वो पेशावर से शादीशुदा कपल आया हुआ है, कोई किधर से आया हुआ है। फिर वो जो सवाल जवाब का एक सेशन होता था तो सवाल जवाब तो उधर कंटेस्टेंट उनसे कर रहे होते थे लोग, मगर हम जो घर पे बैठे होते थे और हम टीवी लगा के देख रहे, हम बढ़ चढ़ के ना सवाल का जवाब देने की कोशिश करते और हर बार ये कहते कि अगर हम वहाँ पे होते तो यार ये वाटर कूलर हमारा होता, यार ये हमारा होता, ये वॉशिंग मशीन हमारी होती। तो इतने बड़े स्टार को डिस्कस करना बड़े एजाज़ की बात होती है। वो बात करते हैं ना कि कुछ लोगों का किरदार बड़ा बुलंद होता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो पॉलिटिशियन से लेके बहुत और बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, मगर उसके बावजूद अपने काम के साथ साथ अपने मयार, अपने अखलाकियात, अपने किरदार को भी बुलंद रखना हर एक के बस की बात नहीं है। उनका किरदार और उनका काम दोनों एक साथ मैच करते थे। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी, उसके बाद मुझे ये बात सुनने को मिली सैयद नूर साहब से, कि वो कहते हैं कि इंसान जब बात करे तो उसकी पर्सनालिटी ना उसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर इंसान की पर्सनालिटी, उसकी ज़बान उसके लफ्ज़ों के साथ मैच नहीं करी, वो इंसान फारिग है, उसके ऊपर कभी यकीन ना करें, ना उसके साथ बैठें उठे दोस्ती करें, ना शादी करें, ना उसके साथ ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करें, ना कारोबार करें। तो जब आप किसी से बात करें तो ये आंख ना उसके ऊपर जज के लिए रखें कि ये बंदा कैसा है। आगे चलते हैं, हमारे प्रोग्राम में आज कौन है। आज हम जो है ना ई कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे नाजरीन। ये जो बजट में ई कॉमर्स पर सुनने में ये आ रहा है कि टैक्स लग गए, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा ई कॉमर्स के ऊपर, हमारे जो लोग इधर बैठे काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, जो बाहर के ममालिक में लोग बैठे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कंज्यूमर्स जो हैं, तो ये इनमें क्या इम्पैक्ट आएगा, इस सारी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी मगर ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, तो स्टे ट्यून, और आपकी कॉल्स भी कुछ शामिल करेंगे। आज हम ज़रा रिश्ता नाता मज़ीद जोड़ेंगे, बातें करेंगे और कुछ मेहमानों से भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अब नाज़रीन हम बात करेंगे ई कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो मेहमान हैं फ़हद बिन जाहिद साहब हैं, ठीक है, उनसे हम ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक्सपर्ट हैं ई कॉमर्स के हवाले से। तो गवर्नमेंट ने जो है ई कॉमर्स पर टैक्स लगाया है, जिसमें जो गैर मुल्की कंपनीज़ हैं जो कि सेलर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर GST लगा दिया है। तो इससे क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदा होगा, वो सारी डिटेल्स हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो बड़े यंग से हैं, बड़े छोटे से हैं, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट भी हैं, तो बताइए ना अपनी यूथ को, देखने वालों को, अभी ये जो टैक्स लगा दिया गया है, गवर्नमेंट ने जो लगाया है ई कॉमर्स के ऊपर, तो ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूंगा कि गवर्नमेंट को इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई कि टैक्स लगाना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोग सुन रहे हैं कि 18% तक उन्होंने अप्लाई करवाया है। अब 18% का पर्पज़ ये है, गवर्नमेंट ने जो अभी GST जनरल सेल्स टैक्स की एप्लीकेबल करवाई है, उसमें यह है कि बहुत सी अर्निंग्स ऐसी थी जो लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी में नहीं थी। वो गवर्नमेंट के किसी भी कह लें कि रिकॉर्ड में कहीं पे फाइंड नहीं की जा रही थी। फिर उसके बाद हमारे जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ऑफलाइन मार्केट्स, वो बहुत अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जब घर बैठे ई कॉमर्स में लोगों ने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना स्टार्ट किया है, उसकी वजह से हमारी ऑफलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, ठीक है। अब ऑफलाइन के ऊपर तो GST वगैरह चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के किसी भी जगह पे कोई GST का उस तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अप्लाई करवाया। अब इसके बेनिफिट्स और इसका जो नुकसान है वो डिपेंड कर रहा है बिल्कुल उसके फैक्टर्स के ऊपर कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कि उस पर जितनी हम लोगों ने अप्लाई करवाई हैं कि GST के ऊपर, जैसे कि अब ज़्यादातर मार्केट में ये आवाज़ फैली है कि 18% GST के बिहाफ पे बिज़नेस ओनर्स बहुत ज़्यादा डर गए हैं,
कहेंगे 18% तो हम लोगों का इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। अब यहाँ पे सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, मैं इसको डिटेल में लेके चलता हूँ, बाद में इसके बेनिफिट्स और जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उस पर आता हूँ। 18% GST का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपके पास एक 1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट है और उस पर 18% GST चार्ज होता है, विच इज़ 180 रुपीज़, तो 1180 रुपीज़ आपकी टोटल प्रोडक्ट की अमाउंट हो गई। एक कस्टमर ने ऑर्डर करना है, कस्टमर ऑर्डर करेगा, उसके बाद पार्सल उसके घर पहुंचेगा, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, वो होंगे अबाउट 200 रुपीज़। अब ये आपका 1000 का प्रोडक्ट लगभग 1380 का चार्ज होगा। अब उसके अंदर जब मतलब बिजनेस ओनर तो अभी जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं 18% हम लोगों ने अपनी सेल्स का देना है, यानी कि वो 1000 का 18% समझ रहे हैं, यानी कि 1000 माइनस 180 रुपीज़। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हुआ यही है, जो गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि GST जो उन्होंने चार्ज की है वो असल में कंज्यूमर एंड पे है, बिजनेस ओनर्स को इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? अगर 180 तो इफेक्ट तो हो रहा है ना, प्रोडक्ट महंगी हो रही है, वो कंज्यूमर एंड पे है। अभी मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बिजनेस ओनर्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट महसूस हो रहा है कि वो अपनी जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इनकम के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। बिजनेस को भी तो होगा ना, बिजनेस को सिर्फ अगर उसकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो फिर तो कम बिकेगी ना, बाइंग इफेक्ट होगी, बाइंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। उसकी वजह यही है कि प्रोडक्ट एक 1000 की थी जो कि चार्ज ही तकरीबन 1380 की होगी, उसके बाद 2% आपसे कुरियर भी डोर स्टेप के ऊपर जब आपका पार्सल रहेगा और जब आपको डिपॉजिट कैश करवाएगा उस पर जो 2% चार्ज होगा, उस 2% के अगेंस्ट भी तो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से बाइंग अफेक्ट होगी। लेकिन बिजनेस ओनर्स अभी जब जिससे ज़्यादा थ्रेट महसूस कर रहे हैं वो यही रीज़न है कि हमारी जनरल सेल टैक्स सिर्फ 1000 के अगेंस्ट है, मतलब उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट है। अब ये कंज्यूमर एंड से आप लोगों ने लेना है। आप देखें ना, बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है? ऑब्वियसली बायर ज़्यादा है। तो अगर लार्ज अमाउंट से हम छोटी छोटी अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं तो वो 18% की एक ह्यूज अमाउंट बनती है जो कि हम गवर्नमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलर की कह लें कि अमाउंट कम है, जो मतलब मार्केट में लोकल या इंटरनेशनल है, बायर्स की ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग उस हवाले से अगर इसको डिस्कस करें तो 18% जो है वो सेल पे जाएगा। तो अगर कंज्यूमर एंड से हम GST रिकवर करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। हाँ, बाइंग थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, वो तो डेफिनेटली एक इफेक्ट है कि एक प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन जिसने लेना वो लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की तो एक अपनी एक जान होती है ना, तो जिसने लेना वो लेगा। अच्छा, फिर इस सिलसिले में ये जो सारी जिस तरह से इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये लागू होगा या फिर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर ये लागू होगा? नहीं, इंटरनेशनल और जो लोकल पाकिस्तानी कंपनीज है उसके बारे में बता। बिल्कुल, लोकल और इंटरनेशनल दोनों में ही होगा। उसकी वजह ये कि अब होता ही है कि इंटरनेशनल वेंडर्स जो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, उसके बाद उसका जो जितनी इनकम है वो पाकिस्तान से बाहर ही। अब वो जब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टैक्स जब अप्लाई करवाया है, उसके लिए ये भी कंडीशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो रजिस्टर होगा तो यही जो बैंकिंग के थ्रू 5%, कुरियर के थ्रू 2% या जो 18% जनरल सेल्स टैक्स है वो गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल भी जितनी कह लें कि वेंडर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, तो वो वहाँ पे उस जगह पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप एग्जांपल नेटफ्लिक्स की ले लें तो पाकिस्तान, तो आपको लगता है गवर्नमेंट ये अचीव कर पाएगी जो टैक्सेशंस वगैरह जो करनी है ये सारा होगी? कुछ हो क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है, वो सब्सक्रिप्शन सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है। अब उसकी पेमेंट जो आएगी पाकिस्तान में, जो लोग यहाँ से बैठ के उसकी पेमेंट करेंगे वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू होगा ना, किसी मर्चेंट के थ्रू। वो मर्चेंट का लिंक किसके साथ है? गवर्नमेंट। तो वो जितनी टैक्सेशन होगी वहाँ से डिडक्शन। लोकली पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान के जो सेलर्स होते हैं ई कॉमर्स के, तो अगर आप मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो फॉर एग्जांपल वो आपको 100 रुपये की मिल रही है मार्केट में, वहाँ से जाके आप ख़रीद लेते हैं। वही आप अगर किसी ऑनलाइन पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से अगर जाते हैं ख़रीदते हैं, वो 100 रुपये की अगर लगी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर मज़ीद 18% अगर और लगेगा तो 118 रुपये की हो जाएगी वो प्रोडक्ट। सीधी सी बात है। फिर तो ऑनलाइन लोग शॉपिंग ही छोड़ देंगे, लोग कहेंगे मैं जाके बाहर से ख़रीद लेता हूँ, उसी शॉप से ख़रीद लेता हूँ, वाई ऑनलाइन। लेकिन अब ई कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट पे भी तो पहले ही GST लग चुका है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे इस तरह है कि बहुत से ऐसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके लिए तो ये चीज़ नहीं होगा ना अप्लाई, कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो किस शॉप पे जाएगा, उनकी तो शॉप ही नहीं होगी। इस हवाले से यहाँ पे अब मैंने आपको बताया, अगर किसी को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो ज़रूर लेगा। अगर उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, शॉप नहीं है, तो फिर वो ऑनलाइन को प्रेफर करेगा, फिर वहाँ पे वो 18% बेयर करेगा।
क्योंकि 2023 में यही मार्केट तकरीबन, अगर मैं 21 से कोरोना के बाद की बात करूं तो 2 बिलियन प्लस के ऊपर थी, फिर 2.5 पे गई, फिर 5.5 पे गई, अभी लास्ट ईयर की क्लोजिंग 7.7 बिलियन डॉलर्स तक गई है ई कॉमर्स की अर्निंग, और ये 17% की कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा अगर किसी की फ़िज़िकल स्टोर एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी की कोई फ़िज़िकल शॉप नहीं है, तो वो प्रोडक्ट को बगैर देखे ऑनलाइन को प्रेफर करेगा, फिर उस जगह पे फिर जीएसटी अप्लाई हो जाए, जीएसटी वो पे करेंगे। अच्छा, अब अगर ये जो कंपनीज़ हैं ये किस तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के खातों में, कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से इनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या कुछ कहती है, क्या क्या कुछ करवाती है, ये भी बताइए। उसमें इस तरह के वही जो आपके एफपीआर के अंदर अपने एनटीएन वगैरह रजिस्टर करवाते हैं, आपका बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर होता है, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके आईडी कार्ड के जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी प्रोसीड हो रही होती हैं। तो जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपके बिज़नेस की वहाँ पे कह लें कि सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तो जितनी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हो रही हैं या कुरियर आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट डिपॉजिट करवा रहा है, या कस्टमर के एंड से सीधी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ रही है वाया मर्चेंट, अब वो मर्चेंट भी आपके उस एफबीआर के साथ, पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट होगी, यहाँ पे आपके कुरियर्स भी इंटीग्रेट होंगे। तो ये सारे चैनल्स जो जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जितने मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनके साथ इसकी परसेंटेज जो भी आगे से सेल्स टैक्स की हैं वो आगे से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद एट दी एंड इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इकदाम है, या फिर इससे नुकसान जो है वो भी उठाया जा सकता है? दोनों एंगल से अगर मैं देखूं तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा तो सबसे पहले ये है कि जितनी फास्टली ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर $7 बिलियन प्लस की हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया पाकिस्तान के अंदर, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐड हो रही है, एक वैल्यू ऐड कर रही है। लिहाजा अगर उसने टैक्स लगाया तो उसका पर्पस भी सिर्फ यही है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारा जो पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर, जो बाहर के लोग हैं वो बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो रह रहा है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। जब वो पाकिस्तान से अंदर आएगा वो किसी तरीके से आएगा जब आप जीएसटी वहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कह लें कि सर्विसेज या प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर या बाहर विदाउट ट्रांसपेरेंसी चल रही थी, वो सारा पाकिस्तान के अंदर पैसा आ जाएगा, और जब पाकिस्तान के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली फिर इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ना। तो इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट में जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव उसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो वो ये है कि जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होंगी बाइंग इफेक्ट करेगी, और साथ में जब बाइंग इफेक्ट करेगी तो उसमें आपकी सेल्स इफेक्ट तो फिर थोड़ा सा बिजनेस इफेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच उमर, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने हम तक प्रोवाइड की है, देखने वालों के लिए भी। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ऐसे देखिए जी, मौसम तो लाहौर में आज बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बादल जो है वो छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मगर कल तक ये हालात नहीं थे। इतनी शदीद गर्मी थी, परसों तो बहुत ही ज़्यादा तपिश थी, और ये 2-3 दिन ही जो मौसम है ना सही रहेगा, उसके बाद शदीद किस्म की जो गर्मी है वो छा जाएगी। मैं इतने महंगे घर में प्लांट्स ख़रीद के लेकर आई थी ईद के टाइम पे, तो ईद से देख लें अभी तक कितना कोई टाइम हुआ है, तो 3-4 दिन की मैं ट्रैवलिंग छुट्टियों पे गई थी लाहौर से दूर, तो मैं वापस आई हूँ तो एक एक पौधा, इतनी तपिश थी, एक एक पौधा जल के मुरझा के मर गया। पत्ता गिरना तो दूर की बात है, वो जिसे कहते हैं ना कि जल जाना, आग लग जाना, तो वो पौधे जो धूप के पौधे थे वो भी जल के मर गए क्योंकि इतनी तपिश थी। तो इंसान का क्या हाल होता होगा, ये मैंने पौधे के ऊपर रख के बताया। और ख़ास वो इंसान जिनके दिल के कोई अमराज हैं, जिनको दिल की कोई बीमारियां हैं, जिनको ऑलरेडी कोई पहले हार्ट अटैक हो चुका है, जो प्लास्टी हो चुकी है, कोई स्टंट वगैरह उनके अंदर हो चुका है, या दिल का कोई दौरा पड़ता है उनको, या कोई ऐसे दूसरे कोई हेल्थ जो है ना अगर उनको इशू है, तो ये जो गर्मी है ये हार्ट के इशू वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ क्या काम करती है, क्या नुकसानात हैं और किस तरीके से हम प्रिकॉशंसली उससे बच सकते हैं। तो हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर रियाज असलम साहब मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है कि हम इनसे पूछ सकें कि शदीद गर्मी में तो ये जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सर बताइए ना, ये जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, पहले तो इनके लिए गर्मी जो है कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, और जिस तरीके की गर्मी अभी लाहौर में पड़ रही है?
देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपके फूल मुरझा गए, इसी तरह हमारे दिल के मरीज़ भी इस सख्त गर्मी में मुरझा जाते हैं। ये आप समझ लें कि शदीद गर्मी, शदीद सर्दी और हबस उनके लिए ज़हर कातिल का दर्जा रखती है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जिस तरह लास्ट अपने प्रोग्राम में किया था कि दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। कुछ दिल की खून की नालियों की तंगी की वजह से होते हैं जिन्हें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, कुछ मसल्स की वजह से होते हैं जिसे कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं, और कुछ जो हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं जो दिल के वेल्व्स की वजह से होती हैं। ये बताने का मकसद ये था कि आगे जब मैं चलूँगा और मुख्तलिफ़ बीमारियों का ज़िक्र करूँगा और गर्मी से उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है और हम उस गर्मी को दूर करने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो वो तदाबीर मुख्तलिफ़ दिल की बीमारियों में मुख्तलिफ़ है। सबसे पहले तो जो शदीद गर्मी होती है, तो जो हमारे साइंसी असूल हैं उसके मुताबिक जिस्म जो है हीट रेडिएट करता है। उसके लिए दो तरह से जिस्म अपने आप को एक्लिमेटाइज़ करता है। एक तो रेडिएशन होती है और एक पर्सपिरेशन या पसीना आना होता है। अच्छा, रेडिएशन के लिए खून का ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन ज़्यादा होना पड़ता है, जिसकी वजह से धड़कन तेज़ होती है और दूसरा ब्लड प्रेशर की चेंजेस आती हैं। अच्छा, जब धड़कन तेज़ होती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो खून की नालियों के दिल के मरीज़ खून की नालियों के हैं, जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के हैं, तो उनकी जब ऑलरेडी नालियाँ तंग होती हैं तो जब उनमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट मसल को। तो एक तो ये रेडिएशन और एक पर्सपिरेशन। दूसरी चीज़ ये होती है कि हबस जो होता है, हबस का मतलब ये है कि नमी फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाती है, और जब नमी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो मरीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो प्रॉपर उन्हें नहीं मिलती। इसलिए जो भी मरीज़ मेरे पास आता है क्लिनिक पे कंसल्टेशन के लिए, मैं उनको तीन चीज़ सबसे पहले लिख के देता हूँ कि सख्त गर्मी, सख्त हबस और सर्दी से बचें। लामहल्ला उसमें उनका सवाल ये होता है कि इससे हम कैसे बचें। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी कि आप सख्त गर्मी में कूलर लगा लें और सख्त हबस में आप एसी लगा लें, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखना ज़रूरी है ना। हाँ जी सर, जैसे अब इतनी जो शदीद गर्मी पड़ रही है, हाँ। इंसान की बॉडी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए? देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहता है। बॉडी उसको अपने आप को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब रखती है। ये जो मैंने पहले रेडिएशन और पर्सपिरेशन या पसीना आने की, स्वेटिंग की बात की थी ना, वो यही थी कि वो बॉडी उस स्वेटिंग से और रेडिएशन से वो टेम्परेचर को 98 पे ले आती है। नमी की बात मैंने उसके बाद की थी, वो हबस के लिए थी। तो जो बॉडी टेम्परेचर करने के लिए वो जो बॉडी के अंदर मैकेनिज़म्स काम करते हैं, उससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अच्छा। तो इसलिए गर्मी के साथ जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून लेके जा रहे होते हैं दिल के पट्टों को, उनमें ऑलरेडी तंगी होती है, तो वहाँ से ज़्यादा खून चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि तंगी की वजह से उतना खून जा नहीं सकता। जब धड़कन तेज़ होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन तंगी की वजह से ज़्यादा ब्लड नहीं जाता, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं पहुंचती। अच्छा। ये आपके मौसम वाला है। दूसरा जो हबस है ना, हबस में फ़िज़ा में नमी होती है। जब फ़िज़ा में नमी होती है तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो हम जो एयर इनहेल कर रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती है। अब देखिए ना कि दिल के मरीज़ जो हैं, अगर उनको आप बाहर सड़क पे चलाएं और उसके बाद उन्हें ला के आप यहाँ अपने एयर कंडीशनड हॉल में बिठाएं तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि ये आपका एयर कंडीशनर जो है नमी सक कर लेता है और ड्राई एयर अंदर भेज रहा होता है, तो उससे वो, और दूसरा उनका जिस्म का टेम्परेचर भी सेटल हो रहा होता है, तो उसलिए बेहतर हो जाता है। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कॉल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद शामिल होते हैं।
अच्छा जी, डॉक्टर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आज हम गर्मी के हिसाब से बात करें कि शिद्दत में जो लोग पेशेंट होते हैं, दिल के अमराज जिनको होते हैं, तो वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर रियाज साहब से पूछेंगे कि आज डाइट भी हमें ज़रा बता दें कि हमने कौन कौन सी डाइट का ख्याल रखना है, कौन से मशरूब जो हैं वो पी सकते हैं, जो दिल के पेशेंट हैं वो कौन से मशरूब छोड़ दें, अवॉइड करें, प्लीज़ सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये आपने बहुत ही टू द पॉइंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो आपने कर दिया है। शुरू में मैंने एक बात की थी कि दिल के अमराज मुख्तलिफ होते हैं। हर किसी का ये ख्याल होता है कि ज़्यादा पानी पिएं, और ठीक भी है, ज़्यादा लिक्विड्स इस्तेमाल करें। गर्मी के लिए हम लोग बेतहाशा लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे शरबत की सूरत में, पानी की सूरत में, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, व्हाट्सएवर इट इज़। लेकिन ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। देखिए, जिनके दिल का अमराज है, उनकी हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ, दिल की तकलीफ़ हुई, एंजाइना हुआ, एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास हो गया। अब इन मरीज़ों के अगर दिल का फंक्शन ठीक है, दिल के फंक्शन से मुराद होती है दिल की पंपिंग कैपेसिटी, नॉर्मली ये 50 to 70% होती है, तो इट्स समवेयर बिटवीन 50 to 70%। इसे हम इंजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये दिल की पंपिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर तो ठीक है, फिर तो वो जितने मर्ज़ी लिक्विड्स लें, और जो गर्मियों में है ये लिक्विड्स लेना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मशरूबात का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया है, तो ऐसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, साथ शुगर है, तो फिर मीठे मशरूबात ना इस्तेमाल करें, जिसका शरबत हुआ या कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो उनको आप इस्तेमाल ना करें। फिर आप ऐसा मसलन दूध बगैर मलाई के, बगैर चीनी के आप ले सकते हैं, या समथिंग लाइक इट, जिस तरह के सर हमें जैसे लगा दिया जाता है बजूरी का शरबत, संदल का शरबत। देखिए, अगर डायबिटिक, ये मगर उसमें मिठास ऑलरेडी होती है। इफ़ द पर्सन इज डायबिटिक, उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है। आम बंदा ले सकता है, मगर आम बंदा ले सकता है जिसको दिल की तकलीफ़ है, उसकी दिल की पंपिंग नॉर्मल है, अच्छी है, तो वो ले सकता है वो फिर। और वो मीठे शरबत भी ले सकता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। देखिए, सबसे पहले मशरूबात से पहले जो है ना, चंद एहतियातें अगर हम कर लें ना, आपने ख़ुद बताया कि एहतियात हर चीज़ में बेहतर होती है, तो एहतियात कर लें तो वो सबसे बेहतर है। सही बात। लाइकवाइज आप अपने आप को ठंडा रखें। जिस तरह मैंने कहा था कि मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कूलर में रहें या एसी में रहें, उनको बिजली के बिल का रोना पड़ जाता है। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह आप बिला वजह, सबसे पहले तो बिला वजह गर्मी में घर से बाहर ना जाएं, और स्पेशली उस टाइम पे जिस तरह दोपहर है, जब तेज़ धूप है, उसमें बाहर ना जाएं। अगर बहुत ही मजबूरी है तो सर को ढांप के जाइए। सर मगर कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, तो पैदल भी चलना पड़ता है, और अब फिर वो लोग बेचारे क्या करें? उसमें यही होता है ना कि अपने सर को ढांप के जाएं। कोशिश करें कि कोई छतरी ले लें या कोई ऐसे रास्ते से जाएं जिसमें अम्ब्रेला इज़ अ गुड आइडिया, यस, जहाँ पर दरख्तों की छाँव हो, हाँ, उसमें से गुजर जाएं। हाँ, क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि काम तो हर एक को करना पड़ना है। हम किसी को ये नहीं कह सकते तुम्हें दिल की तकलीफ़ है तुम घर बैठ जाओ। तो ये जो सबसे पहली एहतियात है। फिर घर में भी आप, घर को भी आप ठंडा रख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जो पानी आप इस्तेमाल करें वो मुनासिब टेम्परेचर का, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा तो ना हो लेकिन ठंडा होना चाहिए, उससे भी आपके जिस्म का टेम्परेचर कम होता है। तो जो तो दिल के मरीज़ जिनके दिल की पंपिंग अच्छी है वो तो मशरूबात ले सकते हैं। अब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिस तरह कार्डियोमायोपैथी के मरीज़ हैं कि उनका हार्ट मसल डैमेज हो गया, उनकी दिल की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, से 30% रह गई है, 35% रह गई है। तो जब वो पंप करते हैं तो पूरा ब्लड बाहर नहीं जाता पूरे जिस्म को, कुछ वापस रह जाता है, और वो बैक प्रेशर से लंग्स की तरफ भी जाने का डर होता है। तो ऐसे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा पानी या नमक नहीं लेना चाहिए। हम आमतौर पर स्कंजी यूज़ करते हैं इस मौसम में अपने लिए कि जी स्कंजी पीनी है, अब हमेशा से यूज़ हो रही है। सर ये भी करते हैं ना कि जैसे ये पानी की पूरी बोतल है तो उसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे, इसको डाइल्यूट कर देंगे, सो उससे भी थोड़ा सा नमकियात वाला पानी चला जाता है बॉडी में, तो डिहाइड्रेट नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हार्ट वाले नहीं ले सकते? जिनके तो दिल की पंपिंग ठीक है और तो वो तो ले सकते हैं। ओके।
क्योंकि जिनकी दिल की पंपिंग, जिसका कार्डियोमायोपैथी मैंने कहा है, तो वो ठीक नहीं है, वो वाले मरीज़ जो हैं वो ये वाला पानी नहीं ले सकते, क्योंकि नमक पानी को होल्ड करता है, वो पहले ही पंपिंग कम है, तो उनको फेफड़ों में या जिस्म में पानी जमा होने का डर होता है। अच्छा। तो वो कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ मैंने कहा है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में भी जब वेल्व तंग हो जाता है या लीक करना शुरू हो जाता है, तो भी वो ज़्यादा खून जमा हो जाता है। उन लोगों में भी हम अगर उनके ये तंगी बहुत ज़्यादा हो गई है या लीकेज जिसे रिगर्जिटेशन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है, दिल फैलना शुरू हो गया है, तो उनमें हम पानी भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फ्लूइड्स मेरा मतलब है पानी, चाय, दूध, शोरबा वगैरह, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और उसके साथ हम नमकियात या नमक स्पेशली हम कहते हैं कि कम इस्तेमाल करें, उसको 1/4 कर दें नॉर्मल जितना आप इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर नमक पानी को जमा ना करे और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, दिल के ही मरीज़ हैं लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मरीज़ हैं। तो उन मरीज़ों में जिनमें दिल की पंपिंग अच्छी है उनमें आप पानी भी ले सकते हैं, नमकियात भी ले सकते हैं, लेकिन जिनमें अच्छी नहीं है उनमें आपको बड़ा सोच समझ के पानी और नमकियात देना पड़ते हैं। थैंक यू सो मच रियाज साहब, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया हमारा, बट हाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हमारे लिए बड़ी कार आमद है, और आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है आपने अपने ऑडियंस के लिए मदू किया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपके इन प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस होगी और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाजरीन, बड़े मज़े की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत सारे ममालिक में दुनिया में अजीब अजीब से कवानीन बने होते हैं, जिसमें जैसे कि अगर हम आपको बताएं सिंगापुर में हम अगर बात करें तो वहाँ पर जो बबल गम नहीं होती, च्युइंगम, वो चबाना बैन है। च्युइंगम नहीं खा सकते आप। अगर कोई च्युइंगम खा रहा होता है तो समझ नहीं आया कि उससे क्या है, ये गवर्नमेंट ने इस तरीके कवानीन क्यों बनाए, मुझे समझ कोई नहीं आई। अब थाईलैंड की बात करें कि वहाँ पर बग़ैर शर्ट के गाड़ी चलाना बैन है। इसकी बात से चलो समझ आती है कि मॉरली जो है थोड़ा सा बुरा भी लगता है, ठीक है, हाँ चलो ये समझ आया, मगर सिंगापुर की च्युइंगम का मुझे कोई समझ नहीं आया, है ना। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड की आप बात देख लें, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रात को 10 बजे के जो बाद है ना, टॉयलेट फ्लश करना बैन है। वहाँ पर आप जब फ्लश करते हैं तो नॉइज़ पैदा होती है। यार व्हाट इज, समझ नहीं आया। अगर रात के 10 बजे के बाद किसी को जाना पड़ जाए तो फिर क्या करेगा यार, वो तो बेचारा नंबर 1 नंबर 2 कर ही नहीं सकता। और इस मामले में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी हुए, मामलात भी हुए, लोग पुलिस को फ़ोन कर देते, ये रात को जो है इनके घर से फ्लश की आवाज़ आ रही है यार। और इस दिस ओह माय गॉड। अच्छा, ग्रीस की बात बताती हूँ। ग्रीस जो मुल्क नहीं है, वहाँ पे पुराने जो मॉन्यूमेंट्स नहीं बने हुए होते हैं, ओल्ड जो ऐसी साइट्स बनी होती हैं, जगह बनी, वहाँ पर हाई हील्स पहनना बैन है। इसमें शायद ये समझ आता है कि हाई हील्स जो है ना, उनके कोई फर्श वगैरह, कोई ब्लॉक वगैरह या कोई मिट्टी जो है उसको शायद डैमेज करती हो, तो आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है थोड़ी सी ये लॉजिक मुझे तो समझ आ रही है, इसके अलावा तो और कोई मुझे बात समझ नहीं आ रही। और वेनस की अगर बात करें तो वहाँ पर वो जो परिंदे नहीं होते, स्पेशली जो पिजन्स वगैरह होते, कबूतर होते हैं, उनको आप अगर फीड करते हैं ना, बैन है। आपको अगर फीड करते हुए किसी ने देख लिया तो आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस वहाँ की फ़ौरन। और अगर आप बाबी डॉल्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो बाबी डॉल्स का जो कैमोफ्लाज नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर जो कैमोफ्लाज के जो कपड़े हैं ना, वहाँ पर वो पहनना बैन है। जैसे फौजियों ने नहीं पहने थे कैमोफ्लाज वाले, ग्रीन और वो मिक्स करके नहीं होते, अगर बाबी डॉल्स में अगर वो वहाँ पर आप पहन लें तो वो भी बैन है, वो आप नहीं पहन सकते, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। और टोरंटो कनाडा की भी बात बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। वहाँ पर जो दरख्त है ना, उस पर चढ़ना भी बैन है। ये
यूएस की भी कुछ अपने अपने स्टेट्स हैं, उनकी भी कुछ कवानीन है। एलाबामा जो है ना, वहाँ पर फेक जो जैसे हम मूछें नहीं होती फेक वाली, लोग लगा के फैशन में भी घूम रहे होते हैं, कैरेक्टर्स में भी, तो वहाँ पर फेक मूछें लगाना सख्ती से बैन है। दे आर नॉट अलाउड एट ऑल। यू कैन नॉट जस्ट वेयर द फेक मूछ हाउस, ठीक है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। और अगर आपकी गाड़ी में एक रीच मौजूद है ना, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। मुझे समझ नहीं आया ये कानून जो साजी हुई है यार, रीच किसी की गाड़ी में क्यों होगा यार? गाड़ी में इंसान होगा, पालतू कोई जानवर हो जाए, कोई कुत्ता बिल्ली हो जाए, ये रीच क्यों होगा? हुपला हुमा जो है ना, उसमें ड्राइविंग के दौरान कॉमिक बुक पढ़ना बिल्कुल सख्ती से बैन है। जो स्पेशली ये कॉमिक बुक के ऊपर ही क्यों बात हो रही है? कोई भी बुक पढ़े तो बैन हो जाना चाहिए। वाई द कॉमिक बुक ओनली? इंटरेस्टिंग। वर्माट में आपको बताऊं कि अगर कोई ख़ातून जाके कोई मसनूई दांत लगवाना चाहती है ना, तो उसको सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं लगवा सकती। ओह माय गॉड, आय हाय। अच्छे इंटरेस्टिंग कानून थे, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूं। कुछ तो ऐसे कानून थे जिनकी मुझे समझ पैर कुछ भी नहीं आई, मगर अब आपके साथ थोड़ी सी शेयर की ये बातें। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर मैं ब्रेक ले लेती हूँ तो मुझे कानून कुछ नहीं कहता पाकिस्तान का। लीजिए ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी एक मौजू है जिस पे हम बात शुरू करेंगे अभी, मगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारे अंदर ना बहुत सारे फेयर होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में घिरे हुए होते हैं। कभी हमें ये खौफ होता है, जब हम छोटे होते हैं तो मोस्टली मैं देखती हूँ बच्चों में ये खौफ होता है कि भूत ना आ जाए, क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को भूत से डरा के रखते हैं हर बात पे, क्योंकि वो हाथ अगर कोई पेरेंट्स उठाना नहीं चाहता और बच्चों को कुछ खाना खिलाना है, जल्दी सुलाना है, तो यही कहते हैं चुड़ैल आ रही है, पिछल पैरी आ रही है, बेड के नीचे से हाथ आ रहा है, अभी वॉशरूम में से भूत निकलेगा। तो वो जो भूत है हमारी ज़िंदगी में, हम जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हमारे साथ चल रहा होता है। इनफैक्ट जब हम बड़े होते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है हम भूत हमारे पीछे खड़ा है। तो फजर की नमाज़ जब पढ़ने के लिए मोस्टली लोग उठते हैं तो उनको खौफ ये होता है कि हम वॉशरूम में वज़ू करने के लिए जाएंगे, तो जैसे ही मुंह धोएंगे वज़ू के लिए, जैसे ही मुंह पे चिल्लू करेंगे, तो फिर जैसे अगर आईने में शक्ल पड़ गई तो अपना मुंह नहीं भूत का मुंह दिखेगा। ऐसे ऐसे गंदे गंदे फेर जो है ना दिमाग में पल रहे होते। इससे हट के अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उससे जैसे कुछ चीज़ें हैं आपको उसके खो जाने का डर होता है कि अगर आपके पास दौलत है वो आपके पास से छिन ना जाए, कम ना हो जाए, ख़र्च ना हो जाए, उसका डर। ठीक है, आपकी नौकरी होती है, जो आपकी नौकरी लगी होती है, आपको ये डर होता है कि ये नौकरी मुझसे छिन ना जाए, मुझसे अच्छा कोई काम जो है ना अपॉइंट ना हो जाए, मुझे निकाल के किसी और को खड़ा ना कर दिया जाए। किसी कंपटीशन में है तो हार जाने का डर होता है कि अगर इसमें मैं हार गया तो मेरी इज़्ज़त जो है वो भी ख़राब हो जाएगी और मैं आगे कुछ फेस भी नहीं कर सकूँगा। ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। वो किसी भी चीज़ से, जैसे मैं रह ना जाऊँ अकेली, मैं रह ना जाऊँ अकेला यार मैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे फेयर ऑफ लूजिंग समवन यू लव। आप किसी से प्यार करते हैं, आपको किसी से इश्क है, मोहब्बत है, आप ये डर में है कि यार मेरा सिलसिला मोहब्बत तो चल रहा है, मगर ये ना हो कि आगे जाके ये मुझे छोड़ दे, ये मेरे साथ फ्रॉड कर दे, इसको कोई और लड़की पसंद आ जाए, या फिर यू नो फेयर ऑफ इस तरीके की चीज़ें। या फिर कोई ऐसे लोग जो इस दुनिया से चले जाएंगे, बीमार हैं, और हम इस बात का फेयर रखते हैं कि हम जो है इनको खो देंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमारे पास मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंसूर। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़िज़ा? शुक्र है, लुकिंग वेरी प्रिटी। आज क्योंकि साड़ी आपका जो है ना स्टाइल है, तो मैंने कहा आज आपके सामने साड़ी पहन के बैठी nice, और जब आप लेट हुई ना, यकीन करे कसम से मैं इतनी परेशान हो रही थी। लड़कियां मोस्टली लड़कों को दिखाने के लिए चलो साड़ी पहने बनते, मैं आपको दिखाने बैठी हूँ यार सुबह से। और मैं बार बार अपनी टीम को कह रही हूँ, सारे जो मौजू हैं, ई कॉमर्स मौजू था हमारा, हार्ट के पेशेंट के ऊपर हमारा शो था, मैंने कहा कहीं से नहीं बनता था साड़ी पहनूं, मैंने तो आफाफ के लिए पहनी और वो नहीं आई तो क्या। आज डर लग रहा था कि कहीं आफाफ ना आए तो यही डर था। दिखा अब ये जो फेयर है ना, इसी के ऊपर आज बात करें। और देखें,
मैंने आज इस चीज़ को फील किया कि छोटी छोटी चीज़ों का फेयर होता है। अब ये वो वाला फेयर नहीं था, बट वो एक छोटा सा फेयर था कि अगर नहीं आई तो मेरी साड़ी पहनना जाएगा। Oh my God. like that. तो ये जो फेयर है हमें हर तरीके से, जिस तरह से मैं अपने मोनोलॉग में बोल रही थी, इसके बारे में आप क्या एलैबोरेट करती हैं? ये होता क्यों है इंसान के अच्छा फ़िज़ा, ये जो फ़ियर है, जैसे हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, इसी तरह से फ़ियर भी एक नेचुरल इमोशन है ह्यूमन बीइंग का, और ये उन चंद इमोशंस में से है जो कि हम पैदा होते हुए हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी खौफ जो है वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। और ये जैसे आपने कुछ खौफ की बात की, और अभी जो आपने खौफ कहा कि मुझे लगा कि कोई आएगा या नहीं आएगा, तो ये जो छोटे छोटे खौफ होते हैं ये बेसिकली एहतियात होती है जो कि हमारे साथ चलती है ज़िंदगी में, और बाज़ औक़ात ये एहतियात हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। लेकिन असल में ये खौफ जो है, ये आप ये कह लीजिए कि वो अंदेशा है जो कि हुआ नहीं होता अभी, यानी होने वाली चीज़ों का, होने वाली चीज़ का अंदेशा वाला, अंदेशा, दैट इज़ द खौफ। बिल्कुल, यानी वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमें फ्यूचर में हो सकता है कि लगता है कि ये ना हो। जैसे आपका खौफ जो था वो ये था कि अफाफ नहीं आई। हाँ, यानी वो खौफ जो है नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाँ। असल में डर वो चीज़ होती है जिसकी प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन हमें ये लगता है कि वो हो सकती है। अच्छा, अब खौफ या डर जो है वो दो तरह के बेसिकली होते हैं। एक वो होते हैं जो हकीकी होते हैं, और एक होता है जिसकी हकीकत नहीं होती है। हकीकी खौफ कैसा है? जैसा कि आप रोड पे जा रहे हैं और एकदम से कोई अनसर्टन सिचुएशन हुई और एक गाड़ी आपके सामने से बिल्कुल आई और आपको लगा कि वो हिट हो सकती है, और वाकई वो हिट हो सकती थी। अब एक ये हकीकी खौफ है। इसी तरह से आपको ये खौफ हो सकता है कि आप किसी जानवर को आपको फेस करना पड़ गया, कि फॉर एग्जांपल कि एक डॉग है, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो आपकी आगे और आपको लगा कि ये आपको काट सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपके सामने बिल्कुल चीज़ आ गई, एक खड्डा आ गया चलते हुए, कोई ठोकर लग गई आपको, आप उससे बच जाते हैं। तो एक हकीकी खौफ है जो कि आपके साथ है। लेकिन बहुत सारे खौफ हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये इम्तिहान पास नहीं कर सकूँगा, मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकेगी, मैं ये खर्च करूँगा यहाँ पे, ये बिज़नेस शुरू करूँगा तो ये कामयाब नहीं होगा। बाज़ का कुछ ऐसे बहुत मामूली से खौफ भी होते हैं जिनकी हकीकत नहीं होती, जैसे कि कॉकरोच से डरना, छिपली का डर होना। मुझे छिपली से बहुत डर लगता है। वो तो प्रेजेंट वाले हो गए ना, कि हमारे सामने पेरेंट्स है कि कॉकरोच आ गया तो चीख मार रहे हैं, जिसका नुकसान नहीं है आपको, लेकिन हमारे ज़हन में उसका खौफ बैठा हुआ है ना, खामखा, उसकी हकीकत कोई नहीं है। आज तक किसी को कॉकरोच ने कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया ना। छिपकली जो है हमने नहीं सुना, बहुत ही कम होगा कभी कि किसी ने कभी छिपकली ने कोई नुकसान पहुंचाया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमारे अंदर सिर्फ खौफ बैठाया जाता है। जैसे अभी आपने मिसाल दी बच्चों को कि माँ बाप जो है ना वो भूत का और ये वो। अच्छा, नेपोलियन हिल जो है उसकी एक किताब है, उसमें वो ये बताता है कि जो डर है ना, उसने उसको नाम ही भूत का दिया है। भूत क्या है? भूत वो चीज़ है जिसकी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा, हमारे साथ वो भूत चलता रहता है किसी ना किसी। मगर हमने उसकी शक्ल बना दी ज़बरदस्ती, जॉनी सी, जिसको हम बच्चों को दिखाते हैं। खौफ के बुत तोड़ना। अच्छा, सुना है ना, ये बड़ा कॉमन सा कि खौफ के बुत तोड़ दिए गए। खौफ के बुत तोड़ देना, बुत। अच्छा, खौफ के बुत तोड़ देना, वो ये नहीं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, वो भूत भी हो सकता है, वो बुत भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी ज़िंदगियों में चल रही होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में रुकावट बन सकती है, हमारी ज़िंदगी के फैसले करने में हमें रोक सकती है। और ये जो खाम खा का खौफ होता है, ये हमारे साथ चलता है। कुछ 3-4 खौफ नेचुरल हैं जो इंसान के हैं, जैसे कि साइकोलॉजी ये कहती है कि आपके 2-3 खौफ वो नेचुरल हैं। यानी आपको इस बात का खौफ होना कि आप किसी बुलंदी से गिर सकते हैं, आपको इस बात का खौफ होना कि आपका दम घुट सकता है, आपको इस बात का खौफ होना कि जैसे कोई ऊंची आवाज़ होती है, उससे कोई भी इंसान होगा, नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है, वो उससे डरता है। एकदम से जो ऊंची आवाज़ आती है, आपका एक रिफ्लेक्स सिस्टम है, आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, बाकी जितने भी खौफ हैं वो हमारे एनवायरमेंटल हैं, वो हमारी परसेप्शंस हैं, वो हमारी सोच से डेवलप होते हैं। ये जो कुछ खौफ ऐसे हैं जिनसे मुझे लगता है कि हम बहुत से खतरात से बच भी तो जाते हैं, हमें बचा भी लेते हैं ना? जैसे मैंने शुरू में कहा ना, कि कुछ खौफ ऐसे नेचुरल है इंसान। देखें, खौफ एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ लोग आपने देखा है निडर होते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के लिए खौफ का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब आप बेखौफ हो जाते हैं तो आप बाज़ औक़ात वो हरकतें कर लेते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, जैसे कि किसी की जान को नुकसान पहुंचाना, जैसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या बहुत सारी ऐसी आप कह लीजिए डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान बेखौफ होता है।
एक डिसऑर्डर जिस पे हमने पहले प्रोग्राम भी किया था, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शायद आपको याद हो। उसमें बच्चों की एक ज़हनी कैफियत ये होती है कि वो बेखौफ होते हैं। कोई भी नॉर्मल बच्चा जो है वो जब किसी हाइट पे चलता है या सोफ़े पे चल रहा होगा, इस जगह पे चल रहा होगा, तो उसको खौफ होता है कि मैं गिर ना जाऊँ। ये बच्चे बड़े बेखौफ होते हैं। यानी एक नॉर्मेलिटी की निशानी है खौफ होना या एहतियात होना। लेकिन हम उन खौफ की बात करें जिनकी प्रेजेंस नहीं है लेकिन हम खौफज़दा हैं। और सबसे बड़ा खौफ या सबसे बड़ा भूत जो है ना, वो इस टाइम जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे अपना भी हिस्सा है और हमारे मुआशरे का भी हिस्सा है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ठीक है, ये वो खौफ है जिसकी वजह से आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। हम उन लम्हों को ज़ाया कर देते हैं जो कि हमें हमारे अपने लम्हे हैं, जिसमें हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हुई होती हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं हम डेवलप कर पाते। और उन खौफ के साथ, अब वो खौफ क्या है, यानी हमें इस बात का खौफ कि क्या अगर मैं ये पहन लूँगा तो मैं कैसा लगूँगा, अगर मैं घर इस जगह पे बनाऊंगा, आपकी नहीं भी है बाज़ुकात कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप उस जगह पे घर बना लेते हैं जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। रिश्ता करते हुए आप अक्सर जो है वो ऐसी जगहों पे रिश्ता कर बैठते हैं कि जहाँ सिर्फ आप स्टेटस देखते हैं, आप अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं देखते, सिर्फ इसी डर से कि क्या और लोग कभी क्या कभी अपनी कहेंगे। बेटी की तलाक नहीं करवाते हैं, सिर्फ हाँ, इसलिए कि बिल्कुल, लोग सिर्फ क्या इसलिए कि कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। एक ब्रेक के बाद, ज़िंदगी एक में ब्रेक बहुत के सारी बाद चीज़ों के अब साथ आप जुड़े ये हुए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को कुछ आपने छेड़ा, मैं चाहूँगी यहाँ पर ज़रूर बात करें। हो सकता है इन मौजू से कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे कुछ उन लोगों को समझ आए, अगर किसी की बच्चियाँ तकलीफ़ में है, किसी के बेटे भी तकलीफ़ में, बिल्कुल, उस पर भी बात करें। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, दोबारा देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम अभी ब्रेक पे जो बात कर रहे थे, मैं अब यहीं से बात शुरू करना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग एक रिश्ते को निभा रहे होते हैं, ज़बरदस्ती उस रिश्ते को चला रहे होते हैं, ठीक है, जबकि उन रिश्तों में कोई मकसद नहीं रहता, कोई प्यार नहीं रहता, कोई बुनियाद नहीं रहती, मगर सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। इसी बात को आगे पहले बढ़ाइएगा, फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल फ़िज़ा, अभी हम जैसे ब्रेक में ही बात कर रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने साथ इस तरह उठा के चलते हैं जैसे आप अपने कंधों पे एक टमाटरों का बैग या थैला उठा के चल रहे हों। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है, आप एक थैले में डाल लेना कुछ टमाटर और आप उसको कंधे पे डाल के कितने दिन आप उसको लेके चलेंगे। एक दिन फ्रेश रहेगा, दूसरे दिन ख़राब होना शुरू होगा, तीसरे दिन उसमें से शदीद स्मेल, चौथे दिन उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत सारे अपने ज़िंदगी में बोझ अपने साथ रिश्तों की सूरत में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सूरत में ऐसे लेके चल रहे होते हैं जो कि जिनमें से सवाए रोटन होने के, स्मेल आने के या उसमें से गलाजत निकलने के और कुछ नहीं होता, लेकिन हमने अपने कंधे पे खाम खा उठाए हुए होते हैं। अब उसमें वो बोझ जो हैं वो हमारे कुछ रिश्तों की सूरत में भी हो सकते हैं जिसमें कि शायद हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कुछ दोस्ती के रिश्ते ऐसे होते हैं। बाज़ुकात मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स देखे हैं मियाँ बीवी के। मैं वैसे इसमें बहुत ज़्यादा इस हक़ में नहीं होती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि आप मैक्सिमम कोशिश करें, जितना निभा सकें, कंप्रोमाइज़ करें, ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे हैं तो। लेकिन बाज़ औक़ात इतनी हद तक चीज़ें नागवार होती हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, तो उन रिश्तों को रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, यानी उसमें वो इतनी हद तक कि मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन आपकी हो रही है या आपकी मार पीट तक बात चली गई है जिसमें आपकी जान को खतरा है। ठीक है, मतलब आप उन चीज़ों पे, आपके बच्चों की तरबियत पे ख़तरा है, तो आप वहाँ पे यकीनन जो है वो अलहदगी बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक हर वक्त टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट घर में। अच्छा, एक कॉल है इस्माइल साहब की इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम। जी इस्माइल भाई, क्या कहेंगे? मैडम मेरा मैं से कोई सब लेना चाहूँगा कि मैं शायद आवाज़ आ रही? पीसीआर में आवाज़ समझिएगा, आवाज़ समझ नहीं आ रही इस्माइल साहब आपकी। वो कह रहे हैं कि बचपन से मेरा खौफ है कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मैं हार जाऊँगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, यही कह रहे हैं। ठीक है, इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, ये जैसे मैंने कहा ना कि बचपन के कुछ, कोई भी खौफ जब हद से बढ़ता है तो वो फोबिया हो सकता है। अब ये इनका एक फोबैटिक सिचुएशन है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा। अच्छा, ये सिर्फ इनका ये नहीं होगा, काम की सूरत में नहीं होगा, ये इनकी ज़िंदगी के हर फेज़ में इनके साथ चल रहा होगा। यानी इन्हें ये भी लगता होगा कि मैं अगर किसी से कोई चीज़ ज़रूरत की भी मांगूंगा तो मुझे इनकार कर देगा।
इन्हें ये भी लगता होगा कि मैं अगर कोई स्टेप लेना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस करना चाहूँगा तो मुझे उसमें हार हो जाएगी, मैं ये पढ़ाई करूँगा तो नाकाम हो जाऊँगा। ये इनके अंदर का खौफ है, और यकीनन ये जो खौफ होते हैं हमारे चाइल्डहुड के ट्रॉमास के साथ कहीं जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी केस स्टडी देखती हूँ, हिस्ट्री देखती हूँ, तो बचपन में उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है कि जिसकी वजह से उनके अंदर कोई खौफ डेवलप हुआ होता है। यानी बाज़-औक़ात बहुत छोटा बच्चा जो होता है उसे माँ बाप कोई छोटा सा काम, जैसे कि अगर आप ये कहें कि ये कप उठा के वहाँ रखा हो, तो वो उसे कहेंगे कि नहीं ये तुम नहीं रख के आ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। अब वो जो नहीं करने वाला काम है ना, या तुम नहीं कर सकते हो, ये उसके दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि उसके जो बाकी लाइफ है उसके अंदर वो साथ साथ चलता रहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। जैसे कुछ बच्चों को दूध से स्मेल आती है, हम नहीं पीते, अच्छा, उल्टी कर देते हैं। उनको मतलब ये किसी बात को कंपैरिजन में कह दिया जाता है कि देखो तुम्हारा फलां कज़न तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन तुमने तो निकम्मे हो, तुम तो ये काम कभी भी नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते हो। अच्छा, बजाय इसके कि हम उसे अप्रिशिएट करें और जो काम वो नहीं कर सकता हम नहीं वाला लफ्ज़ निकालें और उसे कहें कि तुम ये कर सकते हो। अच्छा, लेकिन हमने हमेशा नहीं वाला जो वर्ड है ना वो यूज़ किया है, और इन बच्चों की ज़िंदगियों में वही हुआ होता है। हाँ। तो अगर वो बचपन में आपके नहीं निकल सका तो अब आप उसके ऊपर देखिए, साइकोथेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। जो ये हमारे थोड़े से फोबियाज़ होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इन्हीं की बात से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि कुछ फोबियाज़ ऐसे होते हैं जो कि किसी बीमारी की वजह भी हो सकते हैं, से भी हो सकते हैं। जैसा कि वहम की बीमारी होती है, खौफ या डर हमारे दिल में बैठ जाता है, किसी बाज़-औक़ात किसी इंसान का बैठ जाता है। बाज़-औक़ात जैसे आपने कहा कि मैं जब मुँह धो रहा हूँ तो मेरे आईने में कोई खड़ा हुआ होगा, और पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो कोई खड़ा हुआ होगा। मोस्टली लोगों को नमाज के टाइम पे फेयर होता है, पीछे कोई फियर्स हो सकते हैं। तो ये जो है ये ऑब्सेशंस होते हैं, बाज़-औक़ात किसी ना किसी तरह से वो फियर्स की सूरत में हमारे साथ जो आ रहे होते हैं। ये जो शक्की लोग होते हैं ये भी तो फेयर में रहते हैं ना? नहीं, शक होता है किसी के ऊपर, दूसरे पे शक करना, उसका कोई फेयर का वो ताल्लुक नहीं। फियर इस तरह से नहीं है। ये फियर बेसिकली वो जो हम खुद फेस कर रहे हो, हमारे अपने अंदर चल रहा हो, ओके। ये वो डर है जो हमारी ज़ात से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है उसमें, और किसी दूसरे पे शक करना वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो हमारा तो अभी हम ये चाहते हैं कि आपके अपने अंदर के जो खौफ हैं और डर हैं आप उनको निकालिए। यानी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस नहीं कर पाते सिर्फ खौफ और डर की वजह से। बाज़-औक़ात आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो आपको लगता है कि स्टडीज़ पे मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसके 2-3 सॉल्यूशंस भी हमें बात करना बड़ा ज़रूरी है ताकि फ़ायदा भी हो ना लोगों को कि आप इस डर और खौफ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों से। इसके बहुत आसान सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपकी आम ज़िंदगी के डेली रूटीन के खौफ और डर है उसके लिए आप ऑर्गेनाइज़ होना सीखें। ऑर्गेनाइज़ होने का मतलब क्या है? जैसे आज मैं घर से थोड़ा सा लेट हो गई और अब मुझे ये डर था कि मैं टाइम पे पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी। आपको ये डर था कि डॉक्टर आफाफ आएंगी या नहीं आएंगी, और मुझे ये डर था कि क्या मैं टाइम पे पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। अब ये डर ख़त्म करने के लिए क्या है कि मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड होना है। हम घर से निकले हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आज गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मोटर बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, मेरे पास कोई वो जो हमारा वो होता है लाइसेंस होता है वो नहीं है, ठीक है, तो आपको हर आने वाला जो चौक पे खड़ा हुआ पुलिस वाला होगा, आपको डर लगेगा ये मुझे कहीं रोक ना ले। हालांकि आपको कभी वो रोकता नहीं है। जिस दिन आपकी पॉकेट में वो होगा आप फियरलेस होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो डेली रूटीन में ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते उसकी वजह से वो डर और खौफ हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं। इम्तिहान का डर अक्सर उन लोगों को होता है, इंटरव्यू का डर अक्सर उन लोगों को होता है जो कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हों, वेल ऑर्गेनाइज्ड हों, अपनी ज़िंदगियों से वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म करें। और तीसरा सबसे बड़ा खौफ जो लोगों का है, देखें लोग आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। दुनिया सिर्फ आपके इर्द गिर्द के 4-5 लोग हैं, आपके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, औलाद है, या आप मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं। इसके अलावा दुनिया और कोई नहीं है जिसका खौफ आपके दिल में है, वो खौफ निकाल दें। थैंक यू सो मच आफाफ, बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर मिलेंगे किसी एक और ज़बरदस्त मौजू के साथ, मगर अभी हम सिर्फ एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है, ऐश रोहान, जो कि सिंगर है, रैपर है, और मैं एक शो करती थी ईदी सब के लिए बहुत पहले। इट वाज अ गेम शो, तो वहाँ पर मेरे शो पे भी आ चुकी हैं, और आज इतने टाइम के बाद जो है यहाँ पर मेरी मुलाकात हो रही है इनसे। 2015 से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और बहुत सारे जो है सॉन्ग्स और एल्बम्स कर चुकी हैं। पाकिस्तान की पहली रैपर फीमेल सिंगर है। तो मैं आपसे मुतारिफ़ करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऐश। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? छोटी सी है, आपके लिए एमी सोफ़ा रख दिया, तार ना लगवा देती मैं।
है? आई थिंक एक चेयर भी बहुत थी। हाँ, अगर मैंने आपको ज़्यादा प्यार किया तो मैं मोढ़े पे बिठाऊंगी, फिर कुछ करेंगी तो नहीं? नहीं। यार मैं जुगत लगा रही हूँ तो वो कहती है कुछ नहीं, मासूम सी है। अच्छा, तो मुझे बताया ऐश 2015 से गाने गा रही हैं आप, जी तो ये रैपर बनने का कैसे शौक हुआ? वाई रैपर? यार एक्चुअली मैं चाहती थी हमेशा से कुछ यूनिक करना, तो पाकिस्तान में कोई फीमेल रैपर नहीं थी तब, तो फिर मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैं शुरू से ही रैप बहुत शौक से सुनती थी, निकी मिनाज, कार्डी बी, इन सबको, तो वहाँ से शौक पड़ गया। अच्छा, इनको आप सुनती थी? जी वाह, तो इनके कौन कौन से गाने आपको पसंद थे? ज़्यादातर तो मुझे निकी मिनाज के आइसी स्पाइसी इस टाइप के सॉन्ग्स पसंद ये हैं। वाले गाती हैं आप? नहीं गाती नहीं हूँ लेकिन सुनती हूँ। तो इनके कौन से गाती हैं आप? इनके जो मैं ज़्यादातर गाती हूँ, जैसे जेशोन डेरोला के साथ निकी मिनाज के कुछ सॉन्ग्स हैं, उनके कुछ सॉन्ग्स उस टाइप के होते हैं कि जो आप पाकिस्तान में नहीं गा सकते। बट क्यों नहीं गा सकते? मतलब थोड़ा आई थिंक नेगेटिव लैंग्वेज होती है, वर्डिंग के हिसाब से, जी, wording वल्गर के जो हिसाब होते से। हैं। कोई भी ऐसा गाना नहीं जो वल्गर ना होता हो? नहीं सारे ही तकरीबन होते हैं वल्गर टाइप, मतलब वल्गर नहीं कह सकते बट नेगेटिव लैंग्वेज होती है। तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो ये किस अच्छा, तो आपने जब रैपिंग शुरू की तो आपको रैप के लिए कौन गाने लिख के देता था? खुद लिखती थी? खुद लिखती हूँ सारे गाने। हैं? ज़्यादा जो मैं इनको सुनती थी ना, वो इनकी वर्डिंग की वजह से नहीं सुनती थी, इनके फ्लो की वजह से सुनती थी। अच्छा, जो फ्लो बनाना रैप में होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और फ्लो ही होता है जिसकी वजह से आप रैप सुनते हैं। तो अपना लिखा हुआ कोई हमें सबसे पहले सुनाए ना, जरा मैं देखने वालों को भी। अपना लिखा हुआ सुनाती हूँ आपको। ये माइक आपके पास रखा हुआ है। ओके। डिप्रेशन के मरीज हो तुम, पागल और बदतमीज हो तुम, सीखो थोड़ी तमीज अब तुम, बहुत ही इमेच्योर हो तुम, करनी है बात हल्की आवाज़ ऊंची आवाज़, सुनती नहीं मैं तेरी गालियां भी खा के निभाऊं, अबे जा ऐसी बंदी नहीं मैं, अकल पे पड़ा हुआ था मेरे पर्दा उठा है अब तो अकल आ गई मेरी, तोबा तोबा मैं मिलूँ ना तुझसे, मेरे रात दिन हुए हैं वेस्ट, तुझ पे माफ़ी तू मांगे और माफ़ कर दूँ हर बार, अब ये लाजिम नहीं मुझ पे, तुझे देखने को भी जी नहीं करता, जब भाड़ में तू, नफरत है तुझसे। वाह यार, यू टू गुड। थैंक यू। और कोई ऐसा जो आपने कोई मिक्स किया हो किसी के साथ, गाने के साथ रैप? अच्छा, मैं आपको एक अपना गाना सुनाती हूँ। ये सुनो, ये सारी बातें तुमने तो नहीं मुझे कही ना, बाढ़ में जा, ये जा, वो जा? नहीं मैंने आपको क्यों करना यार ऐसे यार, आई लव यू, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने प्यार है आपको कुछ आपका, भी नहीं कहा। thank ये you एक्चुअली so मैंने much। स्पेशल लिखा है अपने एक एक्सपीरियंस के लिए, जो लड़कियां जिनके एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में अच्छे नहीं होते, तो फिर वो। सुनो, तुमने OST भी तो गाए हुए? जी, OST भी मैंने किए हैं। किस ड्रामे? हम दो हमारे शो के, एंड आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर लाइफस्टाइल अवार्ड फॉर दिस OST। तो सुनाओ ना, वो सुनाओ ना यार। वो एक्चुअली मैं लाइव नहीं गाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो एक आई थिंक वो उसका जो फ्लो है ना, वो उस टाइप का, वो अच्छा नहीं लगेगा बीट के बगैर। थोड़ा तो हल्की आंच पे अच्छा। सुना दो माइक पे। अच्छा, मैं सुनाती हूँ। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई, अभी तो उठ के है रोटी पकाई, किचन में बर्तन, आई डोंट रिमेम्बर दैट मच। किचन में बर्तन, घर में कपड़े, सास देख के कहती अब कर लो सफाई, कभी इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं, अब सुन के बातें मैं थक गई हूँ, कभी शोहर के नखरे, इस टाइप का। आई डोंट रिमेम्बर दैट। मतलब ये भी आपने लिखा था? ये मैंने नहीं लिखा, इसलिए मुझे ये इतना याद नहीं है, बट ये मैंने जस्ट गाया था। कितने रैप कर चुकी हैं अभी तक, कितने लिख चुकी हैं? एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ अपने 2 एल्बम रिलीज़, और इसके अलावा मैं सिंगल्स कर चुकी हूँ। पर्ची मूवी का टाइटल ट्रैक मैंने गाया है, जो अली रहमान और हरीम फ़ारूक की आई थी इन 2018। और इसके अलावा पर्ची का भी टाइटल ट्रैक हमें सुनाए आपने, क्योंकि आपको ये तो याद ही होगा, आपका गाना था ये। मैंने नहीं लिखा, ये भी ये मैंने लिखा, सॉरी, लिखा है आपने? लिखा है। चले फिर ये जल्दी से सुना दे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। सब सीधे सादे भोले भाले बंदे रहते थे, यहाँ कुछ बत्ताखारियों ने आके सब कुछ उल्टा कर दिया, रोशनियों का था शहर, अंधेरे में सब डूब गया, बंदूक दिखा के खामोश करा के फिर खौफ फैला के, जब खौफ फैला के थोड़ा साइड पे जाके पैसा निकलवा के लुटमारियां मचा के, यार ऐसा बिजनेस खुल गया। वाह, ऐश मिली मुझे मेरे शो पे, खाए चने हमने सस्ते में, इसने कहा मेरे संग फिल्म बनाओ, मैंने इसे कहा नहीं खाना पकाओ, अब वक्त हुआ मैंने घर भी जाना, बच्ची को उठाना फिर नाश्ता खिलाना, उसके बाद आपसे मिलेंगे कल फिर कुछ और मेहमानों के संग, थैंक यू मैंने आपको बोलना था, कल फिर से आपसे मिलना था, बाय बाय।